नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के 7 चरण संपन्न हो गए और सातों चरण में जो मतदाताओं ने अपना मतदान किया है, वोटिंग की है और नई सरकार चुनने के लिए उन्होंने जहाँ अपना वोटिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा है, अपना समर्थन दिया है। अब इसका जो पता चलेगा 4 जून को पता चलेगा जब उसकी काउंटिंग होगी। और 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि वोटर्स ने किसके प्रति अपना समर्थन जाहिर किया है, किस तरह की वह सरकार चाहते हैं। क्या मोदी सरकार को वह पुनः चाहते हैं या इंडिया गठबंधन की सरकार को वह देखना चाहते हैं। और भारत में जो लोकसभा का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो पर्व मनाया गया है, खास तौर से 7 चरणों के चुनाव में, हाँ बेशक लंबा चुनाव था ये, और इतनी गर्मी के अंदर जो 7 चरण चुनाव हैं वास्तव में यह जहां वोटर्स के लिए भी परीक्षा थी, वहीं साथ में जो मतदान कर्मी थे हमारे, जो सरकारी कर्मचारी थे, जो उस पूरी व्यवस्था में लगे हुए थे, उनके लिए तो बड़ी एक ज़्यादा बड़ी परीक्षा की तरह थी उनके लिए, क्योंकि इतनी बड़ी गर्मी के बावजूद उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। हालांकि कुछ ऐसे दुखद समाचार भी सामने आए कि जो लू के कारण वोटिंग के जो सिस्टम में व्यवस्था को दुरुस्त करने में, व्यवस्था बनाने में, जो वोटिंग करवाने में जो सरकारी कर्मचारी कुछ लगे हुए थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई लू के कारण, गर्मी के कारण। ये बड़ा दुखद पहलू है। तो इलेक्शन कमीशन को और जो सरकारें हैं, जो आने वाले समय में चुनाव होते हैं, उनके बारे में उन्हें सोचना चाहिए कि इतनी गर्मी में क्या वोटिंग का जो समय है, क्या उचित है रखना। तो और 43 दिन लगभग ये चुनाव चला है। 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान हुआ था। आज 1 जून को 7वें फेज का चुनाव संपन्न होता है। तो लगभग अगर माने 43 दिन लगभग ये चुनाव चला है। इतना लंबा समय चुनाव को देना क्या ज़रूरी है? क्या ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती कि जो 25-30 दिन के अंदर पूरे चुनाव को संपन्न करा लिया जाए? ठीक बात है कि पूरे देश में क्योंकि बड़ा चुनाव होता है, 543 लोकसभा सीट कवर करनी होती है। लेकिन चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को, भारत सरकार को, जो भी उस समय सरकारें होती है, वो इलेक्शन का टाइम आता है, उन्हें ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए कम से कम समय के अंदर पूरा चुनाव संपन्न हो। जो माने पूरे 1.5 महीने का लगभग चुनाव हो गया, 43 दिन का चुनाव हुआ है, तो 43 दिन के अंदर पूरे देश की व्यवस्थाएं इलेक्शन करवाने में लगी रही, तो ये बड़ा विषय है। और बड़ी व्यवस्थाएं आप सभी को जानते हैं कि पूरे चुनाव करवाने की कितनी बड़ी एक मैन पावर का उपयोग होता है। और ऐसे में जिस तरह से गर्मी का जो प्रचंड गर्मी का जो समय चल रहा है और लगभग लोकसभा चुनाव इन्हीं दिनों होते हैं, कई बार से हम देख रहे हैं, तो ऐसे में कम से कम समय में अगर चुनाव होता है तो उससे मतदान कर्मी जो पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे रहते हैं, व्यवस्था को बनाने में लगे रहते हैं, वह भी कम से कम इस भयंकर गर्मी से अपने को बचा सकें और साथ ही पहले चुनाव हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। फिर हम आते हैं कि लोकसभा चुनाव जिस तरह हुआ है ये वाला, इसमें कुछ बातें बड़ी मुख्य रही हैं। एक तो ये मुख्य ये रहा है कि इस बार का चुनाव जो देखा गया, कोई भी ऐसा मुद्दा सत्ता पक्ष के द्वारा सेट नहीं हो पाया कि जिस मुद्दे के आधार पर वह पूरे चुनाव को कमांड कर सके या लीड कर सके। लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री जी हों या अन्य दूसरे बड़े नेता सत्ता पक्ष के जो भी रहे, उन्होंने अनेक सारे मुद्दे उठाए, चाहे राम मंदिर अयोध्या का मुद्दा उन्होंने उठाया है, दूसरे ऐसे अनेक मुद्दे जहाँ पर विपक्षी दलों का आरोप है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण सत्ता पक्ष करना चाहता है। ये विपक्षी दल लगातार सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं, प्रधानमंत्री के भाषणों को पे आपत्ति जताते रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने सांप्रदायिक विभेद करने की कोशिश की अपने भाषणों के माध्यम से। हमें सत्ता पक्ष लगातार उनकी मैनिफेस्टो की आलोचना करता रहा इन चुनाव के अंदर। प्रधानमंत्री जी ने इसकी खुद कमान संभाली कि विपक्षी दलों की जो मैनिफेस्टो, कांग्रेस का खास तौर से मैनिफेस्टो की वे आलोचना करें। और उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर तमाम तरह की बातें कही हैं, हालांकि कांग्रेस ने उसका जोरदार खंडन किया कि हमारे मैनिफेस्टो में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद लगातार प्रधानमंत्री जी द्वारा या भाजपा के दूसरे नेताओं के द्वारा कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर आलोचना करते रहे। वे कांग्रेस भी अपने एक बार जो मैनिफेस्टो लेकर आई है, उसने लोगों को बड़ा आकर्षित किया है। जिस तरह से कांग्रेस की जो नीतिगत उन्होंने उसमें बातें कही हैं मैनिफेस्टो के अंदर, खास तौर से जो युवा पीढ़ी है, जो उनकी जो जॉब की उन्होंने गारंटी की बात कही कि पहली नौकरी पक्की वाला जो उन्होंने वादा किया है, उसने युवाओं को काफ़ी लुभाया है, देखा ऐसा चुनाव में देखा गया है। और ख़ास तौर से अग्निवीर जैसा मुद्दा, जो लगातार जब से भारत सरकार ने अग्निवीर की स्कीम को लॉन्च किया है, उसके बाद से अग्निवीर ऐसा मुद्दा बन गया है जिसमें देश के युवाओं को जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जो फौज में अपनी जो कैरियर को बनाना चाहते हैं, उनके सामने बड़ा मुद्दा बन गया था। तो कांग्रेस पार्टी ने इसको बड़े बारीकी से इसका अध्ययन किया है और साथ ही इन्होंने देखा कि युवाओं के अंदर अग्निवीर को लेकर किस तरह से एक रोष पनप रहा है, उसको उन्होंने इन चुनावों में मुद्दा बनाया।
और अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से उन्होंने उल्लेख भी किया अग्निवीर को लेकर। राहुल गांधी भी लगातार अपने मंचों पर इस बात को कहते रहे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अग्निवीर की स्कीम को बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अग्निवीर का एक मुद्दा इन चुनावों में युवाओं के अंदर खासतौर से बड़ा मुद्दा बना रहा। साथ ही उनकी बेरोजगारी की बात भी कांग्रेस लगातार करती रही। कांग्रेस पार्टी लगातार, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या उनके जितने भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, या अन्य दूसरे नेता जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वह लगातार कुछ ऐसी स्कीम जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर इस चुनाव में बताई थी, कहा था कि सरकार हमारी आती है तो हम इन इन स्कीमों को लॉन्च करेंगे सरकार बनने के पश्चात। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा एक बेरोजगार युवाओं के लिए था, नौकरी, पहली नौकरी पक्की वाला। इसने युवाओं के अंदर एक वास्तव में कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रति समर्थन जुटाया है। क्योंकि जब डिग्री करके कोई बच्चा बाहर निकलता है या ग्रेजुएट होकर बाहर निकलता है तो उसके सामने सबसे पहला टास्क ये होता है कि वह जो उसका कैरियर है कि शुरुआत कहाँ से करे, कहाँ से उसकी नौकरी शुरुआत हो। उसमें कई बार नौकरी मिल जाती है लेकिन कई बार उसका संघर्ष लंबा हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ने इस बार इस विषय को बड़ा गंभीरता से लिया और उन्होंने युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पहली नौकरी पक्की वाला जो वादा किया है, हो सकता है गेम चेंजर भी साबित हो सकता है इन चुनावों के अंदर। क्योंकि अप्रेंटिसशिप का जो उन्होंने वादा किया कि 1 साल की गारंटी हम देते हैं कि आपको कहीं न कहीं ट्रेनिंग की व्यवस्था भारत सरकार करेगी और उसके अंतर्गत 8,500 महीना का आपको स्टाइपेंड कह लीजिए या उन्हें सैलरी कह लीजिए, वो दी जाएगी, 1 लाख रुपये साल। उसी प्रकार महिलाओं के लिए भी इन्होंने इसी तरह की स्कीम दी। उनकी कांग्रेस पार्टी का कहना है महिला सशक्तिकरण आर्थिक रूप से नहीं होगी तब तक उसके बाद जो अन्यायी घटनाएं घटती हैं वह नहीं रुक पाएंगी। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी विशेषकर लगातार महिलाओं से संवाद करते हुए इन बातों को बड़ी प्रमुखता से रखते रहे कि 1 लाख रुपये सालाना हम आपको देंगे। स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करते हैं हर अपने भाषण में कांग्रेस के पार्टी के सारे नेता कि हर गरीब परिवार की एक महिला का चयन किया जाएगा और उसके खाते में 1 लाख रुपये साल दिया जाएगा। 8,500 महीना लगातार बहुत जोर शोर से कांग्रेस पार्टी ने इन बातों को रखा है। तो ऐसा लगता है ये वाला मुद्दा भी बहुत गहरे तक लोगों के अंदर असर किया, उसने बड़ा प्रभाव छोड़ा है। साथ ही कुछ मुद्दे और इससे अलग हटकर भी हम बात करें, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो या दूसरे अन्य ऐसे मुद्दे जो सीधे सीधे जनता से जुड़ते हैं, जनता को अपील करते हैं, उन मुद्दों पर आधारित चुनाव इस बार देखा जा रहा है। और एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण इन चुनाव में निकल के आती है, जब जब ये चुनाव का शुभारंभ हुआ था, चुनाव की शुरुआत हुई थी, तो उस समय भाजपा के द्वारा प्रधानमंत्री जी के द्वारा 400 पार का नारा दिया गया था। 400 पार का जो नारा भाजपा के द्वारा दिया गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया, उसने भी कहीं न कहीं एक इस चुनाव में भूमिका निभाई है। भूमिका किस तरह से निभाई है? इसमें कई लोगों का मानना ये है, जो राजनीति के जानकार लोग हैं, उनका ज़्यादातर का मानना है कि 400 पार का नारा तो दे दिया बीजेपी ने, 370 पार का नारा अब बीजेपी ने स्वयं के लिए निश्चित किया, निर्धारित किया और साथ ही एनडीए का 400 पार का जो टास्क है उन्होंने पूरे एनडीए अपने समूह के लिए निर्धारित किया। लेकिन ये दाव उनका कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया, ऐसा लोगों का मानना है। कारण क्या है? सबके पीछे सबसे अहम कारण जो सामने निकल कर आया है कि 400 पार उन्हें क्यों सीट चाहिए, 400 पार की ऐसी क्या आवश्यकता है कि 272 जिसने क्रॉस कर लिया वह सरकार बन गई, बहुमत उसका आ गया। ऐसे में जो विपक्षी दल भाजपा पे आरोप लगाते रहे कि अगर 400 पार उन्हें सीट इसलिए चाहिए बीजेपी को कि वह संविधान के साथ संविधान को खत्म कर सकें, संविधान अपने हिसाब से बना सकें। इसके हालांकि बीजेपी मना करती रही है, प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात का खंडन करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के कुछ नेताओं के द्वारा कुछ ऐसे वक्तव्य सामने आए जब उन्होंने 400 पार के नारे को जो लॉजिकली बात सही ठहराने के लिए उन्होंने कहा कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए जिससे कि हम संविधान में रद्दोबदल कर सकें या अपने अनुसार हम उसमें आमूल परिवर्तन कर सकें। जब मेरठ के प्रत्याशी जो भाजपा के थे, अरुण गोविल या अन्य कई नेता, इसमें दिव्या कुमारी जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं, ऐसी कर्नाटक में उनके कुछ नेताओं ने, और लल्लू सिंह जो अयोध्या से प्रत्याशी हैं भाजपा के तमाम नेताओं ने इस तरह के वक्तव्य समय समय पर देते रहे। उससे विपक्ष को मौका मिल गया, उन्होंने ये मुद्दा ऐसा बना दिया कि ये आम लोगों तक बड़ा गहरे तक पैठ बना गया और इसमें बड़ा गहरा प्रभाव इन चुनाव के अंदर डाला है कि संविधान बचाने का चुनाव है, ये आरक्षण बचाने का चुनाव है, जाति जनगणना करवाने का चुनाव है। अगर आप जाति जनगणना चाहते हैं, अगर आप आरक्षण बचाना चाहते हैं, अगर आप संविधान बचाना चाहते हैं, आप विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को वोट करें, इंडिया गठबंधन को समर्थन दें।
अगर बीजेपी की सरकार आई तो इन सब मुद्दों पर कहीं न कहीं वह ऐसा काम करेगी कि आपको नुकसान हो सकता है। ये विपक्षी दल लगातार एक ऐसा मुद्दा लोगों के बीच लेकर जाते हैं। ऐसा लगता है कि चुनाव में जिस तरह से फीडबैक सामने आया निकलता है, जिस तरह से लोगों का एक रुझान सामने आया निकलता है, जिस तरह से वोटिंग का पैटर्न सामने आया निकलता है, जो सबका अपना एक आकलन होता है, अपना अनुमान होता है, लोगों से बातचीत करके वोटर्स की मानसिकता को पढ़ने की कोशिश जो लोग करते हैं, उनका कहना ये है कि इन मुद्दों ने बहुत ही गहरा प्रभाव इन चुनाव में डाला है। हालाँकि 4 जून को जब परिणाम सामने आएँगे, काउंटिंग होगी, उसके बाद ही पता चलेगा निश्चित रूप से तो कि किसके पक्ष में वोटर्स ने अपना समर्थन दिया है या कौन से ऐसे मुद्दे उसके दिमाग पर उस समय हावी थे जब वह वोट देने जा रहा था। बहुत तरह के तमाम मुद्दे आदमी के जीवन में रहते हैं, बहुत तरह की उसके विचार उस समय रहते हैं जब वो वोट देने जा रहा होता है। अब ऐसे में कौन-सा मुद्दा उस समय उसके दिमाग में था, कौन से ऐसे मुद्दे ने उसको ज़्यादा प्रभावित किया हुआ था, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, हिंदुत्व का मुद्दा है या महँगाई का मुद्दा है या बेरोज़गारी का मुद्दा है या जाति जनगणना का मुद्दा उसके लिए ज़्यादा अहम था या संविधान बचाने का उसके लिए ज़्यादा मुद्दा अहम था। इसी प्रकार बेरोज़गारी की बात जिसे कहते हैं या आरक्षण की बात है, तो ये तमाम मुद्दे इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए थे और पूरे चुनाव में कहीं न कहीं असर डाल रहे थे। तो अगर देशव्यापी बात करें तो ऐसा लगता है कि इन चुनावों में आरक्षण, संविधान, जाति जनगणना इन मुद्दों ने काफ़ी व्यापक रूप से इन चुनाव में अपनी भूमिका निभाई। इसलिए विपक्षी दलों की जो उत्साह है, जो उनका विश्वास है, जो उनका आत्मविश्वास है, वह स्पष्ट रूप से सामने आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी सरकार आ रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में इंडिया गठबंधन की बड़ी अहम बैठक हुई। 7वें फेज़ के चुनाव के दिन उन्होंने चुनाव के बीच में ही अपनी इंडिया गठबंधन ने अपने घटक दलों की एक साथ बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक की आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर दिल्ली। तो ये स्पष्ट होता है कि उन्हें विश्वास है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, हम एक मेजोरिटी यहाँ पर प्राप्त करने जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में उन्होंने आज में बैठक की और अपनी आने वाली जो रणनीति है उस पर उन्होंने चर्चा भी की। करीब लगभग 23-24 पार्टियों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। उसके पश्चात उन्होंने प्रेस को संबोधित भी किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पूरे घटक दलों के साथियों के साथ और उन्होंने दावा किया हम 295 से ज़्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट रूप से दावा किया इस प्रेस के सामने अपनी बात रखते हुए और कहा कि हमने सभी मुद्दों पर चर्चा की, किस तरह से हमारी आगामी रणनीति होगी और साथ ही उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन से हमने मिलने का टाइम मांगा है और जो हमारी शंकाएं हैं, जो हमारे सुझाव हैं, हम उन्हें कल बताएंगे जाकर, जो हमें समय अगर देते हैं वो किस तरह से। तो पूरा एक सिस्टम अगर देखें तो जिस तरह से विपक्षी दलों का उत्साह देखा जा रहा है, विश्वास देखा जा रहा है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जनता ने इस बार उन्हें समर्थन दिया है। लेकिन वहीं हम सत्ता पक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी लगातार ये कहते रहे हैं कि तीसरी बार सरकार हमारी निश्चित रूप से आएगी और हमें पूरा विश्वास है कि जनता का समर्थन पिछले 2 बार की तरह इस बार भी हम मिलेगा और हम रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ऐसा सत्ता पक्ष का दावा लगातार है, चाहे उसमें पीएम मोदी जी हों, चाहे गृह मंत्री जी हों या भाजपा के तमाम नेता, दूसरे बड़े नेता जितने भी हैं, उनका सभी का कहना है कि स्पष्ट रूप से हमें मैंडेट मिलेगा और भारतीय जनता ने हमें समर्थन दिया है, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। ऐसा हमारा फीडबैक है जो हमें लगातार जमीन पर लोगों से मिलता है। तो दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं कि बीजेपी का अपना दावा है कि हम तीसरी बार सरकार रिपीट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हमारी बनने जा रही है। वहीं विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन का यह दावा है कि सरकार इस बार हमारी जा रही है, क्योंकि इस बार महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, जातिगत जनगणना का मुद्दा था, आरक्षण का मुद्दा था, संविधान बचाने का मुद्दा था। इन मुद्दों ने देश के आम नागरिक को बड़ी स्तर पर प्रभावित किया है। इन मुद्दों को लोगों ने हाथों हाथ लिया और लोगों ने चुनाव लड़ा, आम जनता ने चुनाव लड़ा, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि इन चुनावों में जन सरोकार से जुड़े मुद्दों ने अपनी जगह बनाई। इसी वजह से सत्ता पक्ष की बेचैनी स्पष्ट रूप से देखी जाती है। विपक्षी दल लगातार प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर आपत्ति जताते रहे। वहीं बीजेपी भी लगातार विपक्षी दलों के जो भाषण थे, चाहे राहुल गांधी के हों या दूसरे अन्य नेता हों, उन पर आपत्ति जताते रहे। तो ये आपको पता ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है चुनाव के अंदर। सभी पार्टियां और सभी नेता अपने को जहाँ बेहतर साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं, वही दूसरी को भी वे कमतर दिखाने की लगातार अपनी बातों से या अपने भाषणों के द्वारा व्यक्त करते रहते हैं। और हालांकि इन चुनाव में सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि जिस तरह का मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने पेश किया है, उसने वास्तव में आम आदमी जुड़े मुद्दों को उन्होंने उठाने की कोशिश की। अब ये तो 4 जून को पता चलेगा कि आम आदमी ने लोगों ने किस तरह से उन पॉलिसीज को अपनाया है या लिया है या क्या समझा है उसके बारे में, वो 4 जून के जब परिणाम सामने आ जाएंगे उसके पश्चात ही पता चलेगा। लेकिन इस बार का चुनाव कई मायनों में एक अलग चुनाव था।
4 जून बहुत नज़दीक आ गया है। विभिन्न मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, टीवी चैनल्स हो, चाहे अल्टरनेट मीडिया हो, यूट्यूब वगैरह हो, या दूसरे अन्य जो माध्यम है संचार के या मीडिया के, वहाँ सब अपना अपना एक आकलन प्रस्तुत कर रहे हैं, एग्जिट पोल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन हमारा आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये मानना है कि सबका अपना अपना आकलन है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो सब 4 जून को स्पष्ट होगा। लेकिन एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, उस पर कोई भी अपनी कोई ऐसी राय ना बनाए, ना कोई आवेश में आए, ना किसी से कोई ऐसी कोई कुतर्क करे, ना कोई ऐसा बहस करे जिससे कि मतभेद बढ़े, आपस में संवाद में कमी आए। हमारा आप सबसे निवेदन इस वीडियो के माध्यम से, हारे कोई जीते कोई, कोई भी दल की सरकार बने, लेकिन बात ये कि जो भी सरकार बने, जिसकी सरकार का गठन हो, वह आम आदमी के हितों की रक्षा करने के लिए अपना कार्य करे, आम आदमी से जुड़े सरोकारों पर वह कार्य करे, जिससे कि आम आदमी के जीवन में जो परेशानी है, आर्थिक जो परेशानी है, आपके सामने जो रोजी रोटी का संकट है, वह दूर हो, वह कम हो, और आम आदमी का जीवन सुकून से चलता रहे। उसके लिए चिकित्सा, शिक्षा, ऐसी व्यवस्थाएं बहुत आसानी से उसे उपलब्ध हों और कम खर्चों पर उपलब्ध हों। ये सबसे बड़ी आज के आम आदमी की आवश्यकता है कि चिकित्सा और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताएं उसकी में जो खर्चा उसके सामने आ रहा है वह उसमें कम हो, सुलभ तरीके से उसे सस्ता इलाज मिले, सस्ती शिक्षा मिले, अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, जिससे कि अपने बच्चों को, गरीब आदमी भी अच्छी शिक्षा दिला सके। तमाम तरह के कानून भी देश में बने हुए हैं, लेकिन उसके पश्चात भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें वह शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं। तो सरकारें जो भी आए सामने, जिसकी सरकार बने, वह देश में ऐसी व्यवस्थाओं को अमल में लाए जिससे कि हर वर्ग का आदमी, चाहे वो अमीर हो, कुछ वर्ग का हो, चाहे निर्धन व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, सब अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में सफलता प्राप्त कर सके, उनके सामने भी आर्थिक तंगी ना आए। तो ऐसे बड़े विषय हैं जो आम आदमी जोड़कर देखे जा सकते हैं, और 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा सरकार किसकी बन रही है। हमारे इस वीडियो के माध्यम से फिर पुनः आग्रह है कि 4 जून का सब वेट करें, किसी से कोई बहस ना करें, और जो भी सरकार बने, जो भी प्रतिनिधि जीते, जो भी प्रत्याशी जीते, किसी पार्टी जीते, सब उसके शुभकामनाएं अपनी प्रेषित करें, और आपस में कोई मतभिन्नता ना पालें, क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट आना बाकी है, और आने वाले समय के लिए सभी को शुभकामनाएं हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब, साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।